संदीप गठिया 12th साइंस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर की आपको बात बताऊं तो चैप्टर बहुत ही इजी है, आसान है, पर ये आसान तभी होगा जब हम इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि देखो, आप टाइटल देखो चैप्टर का क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसको देख के आपको कुछ याद होना चाहिए कि भाई हमने तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ रखा है स्टैंडर्ड 11। ओके, आपने 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, तो अब आपको क्या पढ़ना है, उसका इनवर्स। आपको क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? तो आपने जो ट्रिगोनोमेट्री में काम किया है उसका हमें यहाँ क्या काम करना है, इनवर्स काम करना है। क्लियर? तो देखो, यहाँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री याद होना चाहिए। क्लियर? अगर ट्रिगोनोमेट्री याद नहीं है तो इनवर्स इसका कैसे हम बनाएंगे या तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी यहाँ यूज होगा या तो जब भी बात होगी तब मैं आपको समझाता रहूंगा। क्लियर? यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको शायद याद भी नहीं होगा, फिर भी ये चैप्टर हम आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो हम इस चैप्टर के ऊपर जाने से पहले थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिक्स की यहाँ आवश्यकता होगी। अगर बेसिक्स ही नहीं होगा तो चैप्टर आसान नहीं लगेगा, पहले ही बता देता हूँ। बाकी चैप्टर एक बार समझोगे तो ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसके जब आप सम सॉल्व करोगे तब आपका माइंड जो है ना, माइंड इंक्रीज होगा। जितने भी आप ट्रिगोनोमेट्री आपको जितनी भी याद होगी ना, इससे भी कहीं ज़्यादा आपकी यहाँ जो आपका माइंड पावर है ना, वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। जो ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा है उसका और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन करना है। क्लियर? बाकी कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलो, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में दो प्रकार के मेजरमेंट हमने देखे थे क्लास 11 में। क्लियर? एक तो डिग्री था मेजरमेंट, और दूसरा क्या था, रेडियन था। क्लियर? हम दोनों तरह से हम मेजर करते थे किसको, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं टोटल, 6। कितने हैं, 6। तो हमें इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब हम डिग्री या तो रेडियन माप लेते हैं, अब लेते हैं ना sin 30, sin π/6, sin π/2, तो इसका पहले तो हम कोष्टक मतलब टेबल देखते हैं। इस टेबल में sin 0 है तो sin 0 की वैल्यू क्या है, sin π/2 है तो sin π/2 की वैल्यू क्या है, वो पहले तो हम टेबल देखते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में अगर ये टेबल आपको समझ में नहीं आता, आपके माइंड में वो वैल्यूज मिट गई है, क्लियर, तो आप एक्सरसाइज 2.1 करने में भूल करेंगे, गलती करेंगे। तो हम पहले तो वो टेबल देखते हैं कि भाई हमारा कौन सा फंक्शन है, साइन थीटा है, साइन थीटा है एक, दूसरा कॉस थीटा है, और टेन थीटा है, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, और लास्ट में सेक थीटा है। क्लियर? हमें दो प्रकार के मेजरमेंट है, एक डिग्री है और दूसरा क्या है, रेडियन है। ठीक है ना? तो देखना अभी कि भाई हमें कुछ पता नहीं है, साइन और कोस ये सारा टेबल कैसे बनता है, कुछ भी हमें पता नहीं है, फिर भी टेबल बनेगा एक टेक्निक से। वो टेक्निक आपको याद रखनी है। देख लो आप कि भाई ये देखो, हाँ, ये हमें 0 डिग्री, ये ऊपर जो मैं डॉट लिखता हूं ना, वो क्या डिनोट करता है, डिग्री, और रेडियन को कैसे लिखेंगे, ऐसे 0। क्लियर? अब आता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/6। कैसे लिखते हैं, π/6। फिर आता है π/4, मतलब 40 डिग्री, 45 डिग्री, 45 को कैसे लिखते हैं, π/4।
फिर आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं 5/6, और लास्ट में आता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम 5/2। तो आप बोलेंगे कि भाई 36 डिग्री तक है, पर वहां तक हमें नहीं जाना, अब 90 डिग्री तक याद रखोगे तो इनफ है। फिर देखो हम एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 90 डिग्री तक चलेगा। फिर 270 कुछ आपको शायद पूछे, फिर भी आप आंसर दे दोगे। क्लियर? तो चलो इसकी टेक्निक क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसकी टेक्निक ये है कि शुरुआत 0 से करो, फिर 1 2 3 और 4 लिख दो। क्लियर? अब सभी को 4 से डिवाइड कर दो। देखो सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 3/4 और यहाँ भी 4/4। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट निकालना है। सबका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और जो भी आंसर आए वो आपका साइन का आंसर आएगा। मतलब ये 0/4 यानी ये 0, ये 1/4, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का क्या निकलेगा 2। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 का स्क्वायर रूट, मतलब ये 2 यहां से कट जाएगा, ये क्या आएगा 1/√2। यहां स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3/2, ये 1 4/4, 4 कट तो बचेगा ओनली। तो देखो ये साइन की वैल्यूज मिल गई हमें। देखो हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी हमने साइन की वैल्यूज बना ली, है ना। अब देखो ये जो साइन है ना उसको इंटरचेंज कर दो, यानी कि जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में रख दो, सेकंड लास्ट है इसको सेकंड फर्स्ट यहां रख दो। ये मीटर है तो कहीं भी नहीं जाएगा, इसको यहां रख दो और इसको यहां रख दो, तो ये हमारा कोस बन गया। देखो अबे हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें कुछ भी पता नहीं था, फिर भी हमने साइन की वैल्यूज बना ली और कोस की वैल्यू साइन के ऊपर से लिख ली। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे किया हमने? एक टेक्निक की मदद से। कौन सी टेक्निक है वो? 0/4, मतलब पहले 0 1 2 3 और 4 लिख देना है, फिर क्या करना है 4 से डिवाइड करना है सभी को। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो भी आंसर आए वो आपका साइन बन जाएगा। साइन को इंटरचेंज कर दो तो आपका कोस बन जाएगा। चलो अब tan कैसे फाइंड करें? तो tan फाइंड करने के लिए हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, होगा कि नहीं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आपको tan 0 फाइंड करना है तो हमें sin और cos की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो tan 0 इज इक्वल टू क्या होगा, sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 की वैल्यू क्या है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या है 1, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या मिल गई है 0। आई बात समझ में? तो आपको tan π/6 की वैल्यू का कैसे मिलेगी, यहां अपन कर दो ना, क्योंकि sin अपॉन cos है ना यहां, तो ये 2 कट जाएगा तो बचेगा यहां 1/√3। अगर यहां आप अपन करेंगे तो ये 1/√2 1/√2 कैंसिल, तो यहां आ जाएगा 1। यहां अपन करेंगे तो ये 2 कट जाएगा तो ओनली बचेगा √3। और यहां अपन करोगे तो 1/0, तो 1/0 इज इक्वल टू क्या होगा इनफाइनाइट। आई बात समझ में? ये क्या हो गया इनफाइनाइट। अब tan थीटा मिल गया हमें, तो cot थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, है कि नहीं? इन दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, इनवर्स फंक्शन है tan और cot एक दूसरे के। तो हमें क्या करना है, tan को 1/, में लाना है, मतलब tan की वैल्यू एक 1/, में लानी है, या तो आप इंटरचेंज कर दो ना तो भी चलेगा। ये इनफाइनाइट यहां आ जाएगा, ये √3 यहां आ जाएगा, ये 1 मीटर है तो मीटर में ही रहेगा, तो 1/√3 यहां आ जाएगा और ये 0 आई बात समझ में? क्लियर? देखो तो ये tan और cot, चलो cot को भी छोड़ दो, तो tan हमने किसकी मदद से फाइंड किया, sin और cos की मदद से। क्लियर? अब देखो sec cosec थीटा कैसे फाइंड करेंगे, कि हमें पता है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा।
तो कोसेक 0 की वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन की जो भी वैल्यू है उसको 1 के छेद में लाना पड़ेगा। क्लियर, 1 के अपॉन में लाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 1/0 लिखूं तो 1/0 क्या मिलेगा मुझे, इनफाइनाइट। अगर मैं इसको 1 के छेद में लिखूं तो 1/1/2 होगा, तो 2 कहां जाएगा, कोऑर्डिनेट, तो यहां 2 आ जाएगा, ये √2 यहां आ जाएगा, इसका ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 2/√3 हो जाएगा, ये तो 1 ही 1 रहेगा। अब सेक थीटा यहां से आप इंटरचेंज कर दो, 1 को यहां लिख दो, 2/√3 यहां लिख दो, और √2 तो मिडल में है, वहां कहीं नहीं जाएगा, 2 को यहां रख दो, इनफाइनाइट को यहां। ये हमारा क्वेश्चन देखो, ये हमारा टेबल हो गया। हम कुछ भी नहीं जानते थे देखो, फिर भी हमने टेबल बना लिया एक ही टेक्निक की मदद से, एक टेक्निक की मदद से और एक साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू की मदद से। देखो tan थीटा किससे मिला, साइन थीटा और कोस थीटा से, कोट थीटा तो आपने डायरेक्ट tan में से लिख लिया, फिर कोसेक थीटा कहां से मिला, 1/sin करके ना, फिर सेक थीटा कैसे मिला, 1/cos करके। तो अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपके दिमाग में है तो आप बाकी के 4 जो हमारा फंक्शन है ना उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा इन दोनों की वैल्यूज है वो दिमाग में फिट कर लेनी है, दिमाग में फिट कर लेनी है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप कोई भी निकाल सकते हो। चलो मैं आपको बोलूं कि tan π/6 फाइंड करो, तो आपको भाई tan π/6 पता नहीं है, पर हाँ sin π/6 अपॉन cos π/6 पता है, cos π/6। sin π/6 यानी क्या हो जाएगा 1/2 और cos π/6 यानी क्या हो जाएगा √3/2, तो ये 2 कट हो जाएगा तो 1/√3। तो अब बोलेंगे भाई sin tan π/6 इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर? आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो tan π/6 की वैल्यू भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 1/√3 होगा। आई बात समझ में? ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई कोट 0 यानी इनफाइनाइट। आई बात समझ में? अगर ना याद है, अगर आपके दिमाग में नहीं रहता तो आप साइन और कोस दोनों की वैल्यू बिठा दो। क्लियर है? चलो ये हमारा टेबल हो गया कि जब हमारी रेडियन माप ज्ञात की गई, दोनों क्या हो अलग अलग हो, तब हमारा जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू दे रहा है। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि हमें देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमें डिस्कशन यहाँ करना है। तो पहले मैं फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि भाई फंक्शन क्या होता है। कोई भी मैं जनरल ले लेता हूँ फंक्शन, कोई भी मैं रैंडम ले लेता हूँ फंक्शन, कि अगर मेरा फंक्शन f फ्रॉम a टू b का फंक्शन है, a टू b का क्या है हमारे पास फंक्शन है, जहां a क्या होगा डोमेन होगा, क्या होगा डोमेन, a को क्या बोलेंगे डोमेन और b को क्या बोलेंगे रेंज। क्या बोलते हैं हम रेंज, कभी कभार हम कोडोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। रेंज और कोडोमेन वो दोनों एक ही है। अगर ये मेरा फंक्शन है पर हमें जरूरत किसकी है इनवर्स फंक्शन की, तो इसका मैं इनवर्स कैसे लिखूंगा, f इनवर्स लिखूंगा कि नहीं। तो f इनवर्स में क्या होगा कि f इनवर्स में ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा a की जगह b ले लेगा, मतलब b टू a। आई बात समझ में? मेरा फंक्शन में जो डोमेन था वो इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा रेंज, और जब यहां रेंज थी वो क्या मेरी बन जाएगी डोमेन। ये तो डोमेन ही रहेगा, ये तो डोमेन ही रहेगा और ये रेंज ही रहेगी। आई बात समझ में? ये तो रेंज ही रहेगा और ये जो यहां डोमेन था वो यहां आके क्या बन जाएगा रेंज, और यहां जो रेंज थी वो यहां आके क्या बन जाएगी डोमेन। आई बात समझ में? पर एक चीज ध्यान दो, एक चीज जान लो, कौन सी चीज कि जो मेरे पास फंक्शन है ना
इसका इनवर्स फंक्शन मैं तभी निकाल सकता हूं जब मेरा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू क्या हो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अगर मेरा फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो ही मैं एफ इनवर्स निकाल सकता हूं, बाकी निकाल नहीं सकता। आई बात समझ में? अगर मेरा फंक्शन क्या है 1 1 ऑन टू है तभी मैं एफ इनवर्स निकाल सकता हूं, बाकी एफ इनवर्स में नहीं निकाल सकता। क्लियर? तो चलो, ये तो जनरल फंक्शन की मैंने बात की। अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करनी है ना, तो मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूं। चलो साइन ले लेता हूं मेरा, तो साइन मैंने ले लिया। अब साइन का जो डोमेन है, डोमेन क्या है आर है। ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा 11th में। तो साइन का जो डोमेन है वो आर है और जो कोडोमेन मतलब रेंज है वो -1 to 1 है। ओके, अब हमें ये तो फंक्शन है, हमें कहां जाना है इनवर्स फंक्शन में। तो इनवर्स फंक्शन में जाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, चेक तो करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है हमारे पास आर। आर मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा। क्लियर? मैंने ये रियल नंबर ऐसे ले लिया। जब डोमेन में से मैं रियल नंबर की कोई भी वैल्यू लेता हूं तो मुझे आंसर में दो ही वैल्यू मिलती है। देखो -1 या तो मिलेगी या तो मुझे 1 मिलेगी। ठीक है? तो अगर मैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि रियल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, तो कोई भी अगर मैं वैल्यू यहां से लेता हूं तो यहां -1 मिलेगा। अगर मैं यहां से कोई वैल्यू लेता हूं वो भी मैं, अगर मुझे -1 देता, यहां से कोई भी वैल्यू मैं लेता वो भी -1 देता, या तो ये 1 देता। ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, देख लो यहां कि अगर मेरे पास साइन फंक्शन है ना, तो साइन के लिए मैं sin π/2 चेक करता हूं। तो sin π/2 क्या आता है मुझे देखो, sin π/2 1, sin π/2 1। अगर मैं sin -π/2 चेक करूंगा तो वो क्या आएगा -1, वो क्या आएगा -1। तो अगर मैं sin 3π/2 चेक करता हूं तो वो भी क्या देगा मुझे -1। अगर मैं sin 5π/2 चेक करता हूं वो भी क्या देगा -1। यानी कि अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे जो रेंज है वो एक ही नंबर दे रहा है, मतलब एक ही आंसर दे रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं ना। तो ये तो 1 1 नहीं होगा। 1 1 का मतलब क्या है, रियल नंबर में से आप कोई वैल्यू निकालते हो तो एक ही नंबर मिलना चाहिए, एक ही बार, मतलब यहां से एक ही आपको वैल्यू ऐसी मिलनी चाहिए जहां मुझे आंसर क्या मिले -1। ठीक है? और जहां यहां से मैं एक ही वैल्यू ऐसी लूंगा कि मुझे आंसर क्या मिले 1। ये तो 3 3 4 4 वैल्यूज के लिए मुझे आंसर एक ही मिल रहा है। आई बात समझ में? शायद नहीं आई होगी तो फिर से आप वीडियो पॉज करके देख लेना कि भाई यहां से मैं रियल लाइन में से मुझे एक की वैल्यू मिलनी चाहिए कि जहां मुझे -1 मिले, बाकी के सारी वैल्यू के लिए मुझे -1 मिलना नहीं चाहिए। पर यहां तो देखो कितनी सारी ऐसी वैल्यू है कि जहां मुझे -1 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे तो इनवर्स फंक्शन दिखा नहीं है कोई भी कीमत में, कोई भी कंडीशन में मुझे इनवर्स फंक्शन दिखाना है। तो मैं क्या करता हूं कि -1 और 1 लाने के लिए इस r को फिक्स कर देता हूं। किसकी वैल्यू में फिक्स कर देता हूं, तो -π/2 से +π/2 में मैं फिक्स कर देता हूं किसको, r को। तो अब देखो sin -π/2 -1 ही देगा और sin π/2 लोगे तो आपको 1 ही देगा। तो अब देखो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर आपको कीमत मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू तो है ऑलरेडी, अब इसके बारे में मैं खास डिस्कस करने वाला नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू तो है ही ऑलरेडी, तो इसका हमें इनवर्स मिलेगा कि नहीं, तो क्या मिलेगा इसका इनवर्स, देखो साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स इसका फाइंड करोगे तो ये -1 to 1 है वो आगे आ जाएगा, -1 to 1 ये आगे आ जाएगा, और ये -π/2 to +π/2 है वो पीछे चला जाएगा। क्लियर?
और जो हम यहाँ फिक्स वैल्यू करते हैं ना, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, ये तो साइन के बारे में ही था। इसी तरह हम कोस भी डिस्कस कर सकते हैं, टेन भी डिस्कस कर सकते हैं, सभी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? पर ये देखो, ये तो खाली समझने के लिए था। आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये कैसे आया, ये खाली समझने के लिए, बाकी इतना मत लोड मत लेना। क्लियर? आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये साइन r2 -1 to 1 है, तो मैंने साइन इनवर्स -1 to 1 और π/2 से π/2 कैसे लिया, -π/2 से +π/2 कैसे लिया। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर यहाँ r है तो मेरा फंक्शन 1 1 1 2 नहीं हो रहा, इसीलिए 1 1 और 1 2 मिले, इसीलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया। और जो फिक्स हम करते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आई बात समझ में? इसी तरह लास्ट आगे देखते हैं कि भाई कोस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, टेन की क्या है, कोट की क्या है, सभी की। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। चलो अब यहाँ देखो मैंने साइन के बारे में डिस्कस किया था कि भाई हम कैसे इनवर्स देखते हैं। तो ये मैंने डोमेन का क्या मिला था हमें, -1 to 1, और जो कोड में मतलब रेंज थी उसको मैंने क्या बोला था? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो वो क्या थी? -π/2 to +π/2। इसी तरह कोस में क्या डोमेन है? -1 to 1, और जो रेंज है वो क्या है? 0 to π। tan इनवर्स में क्या है? जो डोमेन है वो r है, और जो रेंज है वो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 to +π/2। और कोट में क्या है? r है और 0 to π है। और कोसेक इनवर्स में क्या है? r -1 to 1, और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 to +π/2 -0, और जो सेक है वो r -1 to 1 और 0 to π -π/2। ये देखो मैंने दो की पेन में लिखा है। यहाँ मेरा जो डोमेन है ना वो दो की पेन में सेम है। इसका डोमेन दोनों का सेम है, इसका डोमेन दोनों का सेम है, और इसका दोनों का सेम है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ना वो दिमाग में बिठा लेना है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स अगर थीटा मेरा है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? कोस की 0 to π। अगर साइन है तो -π/2 to +π/2। ये आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है, क्योंकि इसका यूज हमें करना है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा कि हमारा भाई जो हमारा साइन इनवर्स फंक्शन है वो -π/2 से +π/2 की बात तो नहीं जा रहा है ना, वो हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्लियर? अगर कोस इनवर्स मैंने निकाला, मैंने फाइंड किया, तो वो 0 to π के बीच में है ना, वो देखना पड़ेगा। इसके बाहर जाता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये थोड़ी टेक्निक जो है वो समझ में आ जाएगी, कैसे इसके अंदर रहते हैं और बाहर का जो भी हमारा एंगल है उसको कैसे हम निकालते हैं। चलो तो पहले हम क्या करते थे कि पहले हमारे पास कोई फंक्शन होता है कि भाई साइन फंक्शन है और उसके आपको π/2 एंगल क्या है? π/2 में आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं भाई? साइन π/2 देखते हो, इसको आप लिख देते थे 1। पर यहां हमें क्या करना है? इसका एग्जैक्ट इनवर्स फाइंड करना है। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि भाई साइन इनवर्स, साइन को इस साइड भेज दो तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो अगर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है? हमें यहाँ ये फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम देखो ट्रिगोनोमेट्री में आप क्या करते थे? ये काम करते थे। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमें क्या करना है? ये काम करना है कि यहाँ मुझे क्या मिलेगा? मतलब साइन इनवर्स 1 कब आता है? हमें π/2, पर ये हमें फाइंड करके बताना है। देखो एक्सरसाइज 2.1 में देखो, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में क्या है? देखो
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी है किसकी? तो फर्स्ट क्वेश्चन है sin इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखो sin की क्या है अभी -π/2 से +π/2, तो इसकी बीच में ही रहना हमारा चाहिए। क्लियर? चलो देखते हैं। देखो एक ही टेक्निक से हम सारे क्वेश्चन है ना वो सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखना कि अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी है तो हमें पहले तो मान लेना है कि भैया मान लेते हैं कि sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कोई y है, क्योंकि हमें पता नहीं है sin इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू है वो क्या आती है। इसीलिए मैंने क्या किया मान लिया कि sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कोई y है। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा y की वैल्यू। क्लियर? चलो कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड स्टेप में हमें इस sin इनवर्स को इससे भेज देना है। तो यहाँ क्या बचेगा -1/2 इज इक्वल टू sin इनवर्स, इस साइड आएगा तो sin हो जाएगा, तो ये होगा sin y। अब क्या करना है, ये माइनस को भी इससे भेज दो, तो यहाँ बचेगा ओनली 1/2, तो यहाँ आ जाएगा -sin y। अब तो भाई माइनस को भी अंदर भेज दो y के पास, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू sin -y हो जाएगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि sin में 1/2 को पता है, अभी sin में 1/2 को पता है तो आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने पहले टेबल आपको समझाया, उसमें sin 1/2 होगा, तो sin में 1/2 को पता है π/6 पे, तो sin π/6 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ क्या है sin -y। अब ये देखो ये sin और sin दोनों क्या है सेम फंक्शन आ गए, तो हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। एंगल को क्या कर सकते हैं हम कंपेयर, या तो आप sin sin को काट दो, तो यहाँ क्या बचेगा π/6, यहाँ क्या बचेगा -1 माइनस को इससे भेज दो, तो ये y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा -π/6। तो ये हमने माना था sin इनवर्स -1/2, तो sin इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे -π/6, -π/6। क्लियर? तो -π/6 इसकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। आई बात समझ में? क्लियर? प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोले कोई भी क्वेश्चन की, तो हमें क्या करना है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू हमें इसकी पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि भाई कुछ y है इसकी वैल्यू, फिर हमें क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? चलो आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं।